Bismillahirrahmanirrahim. Today we are to start chapter 6, that is about acids, bases or alkalis they are called, and salts. In this chapter we are to study about these different types of compounds. If you see introduction to this chapter, it's mentioned that large number of compounds are there which are found by combination of elements in different ways, and more than 3 million compounds they are known to scientists. And for anyone, it's not possible to learn about each compound. That is why scientists have classified them into different groups, which are acids, bases and salts. बेटे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमने एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है. बेसेस के साथ आपने एक वर्ड देखा अल्कलीज, स्लैश के साथ लिखा है अल्कलीज. बेसेस और अल्कलीज, इनमें क्या रिजेम्बलेंस है? ऑल बेसेस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसेस. जो बेटे स्ट्रॉन्ग बेसेस होती हैं, जो पानी में हल हो जाती हैं, उनको अल्कलीज कहा जाता है. स्ट्रॉन्ग बेसिस को अल्कलीज कहा जाता है. तो हमने इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और अल्कलीज के बारे में जो है पढ़ना है. जी बेटे, इसमें बताया कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. और वो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट वेज में, मुख्तलिफ तरीकों से जब एलिमेंट्स की कम्बिनेशन होती है तो कंपाउंड्स बनते हैं. ये कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं. जैसा लिखा कि तकरीबन 3 मिलियन कंपाउंड्स जो हैं. अब 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख का. तो 3 मिलियन कितने हो गए? यानी तकरीबन 30 लाख कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट को मालूम है. अब ये 30 लाख कंपाउंड्स को एक एक को अलग-अलग स्टडी करना, इसकी प्रॉपर्टीज को, पहले हम उसकी प्रेपरेशन को देखें, उसकी प्रॉपर्टीज को देखें, फिर उसके हम यूजेस देखें कि वो कहाँ यूज होता है, तो ये इम्पॉसिबल है. तो फिर इसको पॉसिबल कैसे किया जा सकता है? जितने ये कंपाउंड्स हैं, अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर इनकी स्टडी जो है वो इजियर हो जाती है, आसान हो जाती है. कि हम बजाय किसी एक कंपाउंड को अलग स्टडी करने के, जब हम एक ग्रुप को स्टडी कर लेंगे तो उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं, हम सब की प्रॉपर्टीज को जनरलाइज कर सकते हैं. जैसे बेटे देखिए, अब एसिड्स हैं. ये एसिड्स एक कैटेगरी है. लार्ज नंबर ऑफ एसिड्स आर देयर, बहुत ज्यादा एसिड्स हैं. लेकिन जब हमें एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज का पता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो कोई भी एसिड हमारे पास जब होगा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी. इसी तरह बेसिस की बात होगी, सॉल्ट्स की बात होगी. इसके अलावा हम इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इनके यूजेस को देखेंगे. हम पीएच के बारे में स्टडी करेंगे. पीएच ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. हम इसकी रेंज को देखेंगे एक्वस मीडियम में. रेंज पीएच की बेटे 0 से 14 होती है. टॉपिक के साथ डिस्कस हो जाएगा. हम मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स को देखेंगे. इंडिकेटर बेटे वो केमिकल होता है जिसके जरिए हम ये मालूम करते हैं कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. तो एसिड और बेसिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वेरियस इंडिकेटर्स यूज होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम फिनाल्फथलीन का यूज करेंगे, हम लिटमस पेपर को यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे. इसमें इवन के पीएच मीटर जो है वो भी यूज होता है एसिड बेस की स्ट्रेंथ वगैरह को देखने के लिए. एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करना हो तो हम पीएच के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारा पीएच मीटर भी जो है हमें हेल्प कर सकता है.
इट वाज इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। अब बेटे पहली क्लास जो है, जो पहला ग्रुप है कंपाउंड्स का, वो एसिड्स का है। जैसा मैं आपको बता चुका कि तकरीबन 3 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इन कंपाउंड्स को हम एक एक को अलहदा स्टडी करना स्टार्ट करें तो ये इम्पॉसिबल है कि हम सारे कंपाउंड्स को स्टडी कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये काम करते हैं कि हम इन कंपाउंड्स को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। और जब डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करें तो इनकी स्टडी आसान हो जाती है। अब पहली क्लास हम एसिड्स को स्टडी कर रहे हैं। एसिड जो है वो क्या होते हैं, तो देखें जो वर्ड एसिड है, एसिड का जो लफ्ज है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड एसिडस से। और एसिडस का मतलब है सॉवर, SOUR। इसको सौर बोल देते हैं लेकिन असल तलफ़ुज़ इसका क्या है, सॉवर। सॉवर इसका तलफ़ुज़ है असल। तो लैटिन लातीनी जुबान, लातीनी जुबान का ये लफ्ज है सॉवर जो है वो लातीनी जुबान का लफ्ज है। और इस लैटिन लैंग्वेज से इसका जो वर्ड एसिडस है, एसिडस, उस एसिडस का मतलब है सावर। सावर का मतलब होता है तुर्श, खट्टा। सिट्रस फ्रूट्स जैसे होते हैं तो तुर्श जायका होता है उनका, तो तुर्श जायका होता है। एसिडस का मतलब है तुर्श। तो उस एसिडस से ये वर्ड एसिड जो है वो डिराइव किया गया, यानी निकाला गया है, बनाया गया है। तो इन सारे कंपाउंड्स को फिर एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो जायका होता है वो सावर होता है, इनका टेस्ट सावर होता है, तुर्श होता है, इस वजह से। केमिस्ट्री में जो टर्म एसिड हम यूज करते हैं ये कंपाउंड्स के पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका जायका सावर होता है, सावर टेस्ट होता है। और हम इन कंपाउंड्स को जो डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, यानी पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस दें, इनको हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं। अब सिट्रस फ्रूट्स को देखें, सिट्रस का वर्ड यूज होता है तुर्शी के लिए। तुर्श फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिनका जायका खट्टा होता है, तुर्श होता है। आगे लिखा ना कि सिट्रस फ्रूट्स हैव सावर टेस्ट, इनका जायका क्या है, तुर्श है। किस वजह से है, ड्यू टू सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड इसी एसिड की कैटेगरी में आने वाला कंपाउंड है। ये सिट्रिक एसिड ऐसे सारे फ्रूट्स में पाया जाता है जिसकी वजह से उनका जायका तुर्श होता है, सावर टेस्ट होता है। दूसरी एग्जांपल बेटे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दी। ये मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड। एसिड की मैं कैटेगरीज आपको बताता हूँ, एसिड्स के जो सोर्सेज हैं उनके तहत। एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स मैं आपको बता देता हूँ जो पौधों और जानवरों से मिलते हैं, और मिनरल एसिड्स वो हैं जो जमीन से मिलते हैं। अब मिनरल एसिड, ये HCl एक मिनरल एसिड है। ये पाया कहाँ पे जाता है, ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है। स्टोमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है उसके अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। अब उसके अंदर इसके काम क्या है, ये एज एन एंटीसेप्टिक भी काम करता है। एंटीसेप्टिक ऐसे कि जब हम खुराक खाते हैं, हमारी खुराक के अंदर अगर कोई जम्स वगैरह होते हैं, कोई जरासीम होते हैं, तो ये HCl उनको खत्म कर देता है। दूसरी बात कि ये हेल्पफुल है इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये कैसे हेल्पफुल होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ आइडिया दे देता हूँ क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट होके लिखी है। बेटे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे के अंदर ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हर तरह की खुराक मौजूद होती है। लेकिन स्टोमिक के अंदर सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है। और वो कैसे स्टार्ट होती है, स्टोमिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सन, और ये पेप्सन पेप्सिनोजन की फॉर्म में पैदा होता है। जब ये पैदा होता है गैस्ट्रिक जूस में तो ये पेप्सिनोजन इसका नाम है, उस फॉर्म में होता है। लेकिन
एसिडिक मीडियम की वजह से, इस HCl की वजह से जो एसिडिक मीडियम बनता है उसका गैस्ट्रिक जूस का स्टोमिक के अंदर, तो वो एंजाइम जो पेप्सन प्रोड्यूस हुआ था, सॉरी पेप्सिनोजन जो प्रोड्यूस हुआ था, वो पेप्सन में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सन उसकी एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी, पेप्सन उसकी एक्टिव फॉर्म है। अब आपको अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जो पेप्सिनोजन बना था वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था, ये नेचुरल सिस्टम है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ और उसका बहुत फायदा है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है। अगर एक्टिव फॉर्म में होता तो उसमें नुकसान पहुंचाना था। नाउ इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू आर टू सर्च इट कि अगर वो एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता तो क्या नुकसान था, और इनएक्टिव फॉर्म में पैदा हुआ है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में पैदा हुआ है, तो क्यों नुकसान नहीं कर पा रहा। तो ये चीज, इसको आपने सर्च करना है। ये आपने नेक्स्ट जो सेशन में, बल्कि कल ही जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे पूछूंगा। इट इज एन असाइनमेंट फॉर यू। ओके बेटे, नेक्स्ट जो है, हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है इस टॉपिक में कि लैटिन वर्ड एसिडस से ये डिराइव्ड है। जो क्वेश्चन बेटे पूछना चाहते हैं अभी मैं टाइम देता हूं आपको, थोड़ा सा वेट करें, क्वेश्चन नोट कर लें। रिवाइज करूं इसको कि लैटिन वर्ड एसिडस से एसिड का वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है। एसिडस का मतलब सावर है और केमिस्ट्री में ये टर्म ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनका टेस्ट सावर होता है। और हम एसिड्स को डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि एसिड्स जो हैं ये वो ग्रुप है कंपाउंड्स का जो कि एक्वस सोल्यूशन, एक्वस कहते हैं पानी को, एक्वा पानी को कहते हैं और एक्वस पानी का, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं, H+ आयंस प्रोवाइड करें, उनको हम एसिड्स कहते हैं। आगे बेटे मैं बता चुका हूँ कि सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, जो तुर्श फ्रूट होते हैं, इनका जायका तुर्श या सावर क्यों होता है, क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल दी कि ये मिनरल एसिड है जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, ये उसमें पाया जाता है। और इसका काम बता दिया कि एंटीसेप्टिक, यानी अगर खुराक में कोई जरासीम वगैरह थे तो ये उनको खत्म कर देता है, किल कर देता है। और इसके अलावा प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स का बताया हुआ है। कॉमन मीन आम जो एसिड्स यूज में आते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। जनरली उन्होंने बताया कि 2 सोर्सेज हैं एसिड्स के। पहला सोर्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स एक ही सोर्स है। इन सारे एसिड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी वो एसिड जो पौधों और जानवरों में पाए जाते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। दूसरे वो एसिड्स हैं जो मिनरल्स से हासिल होते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। उन एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। कुछ कॉमन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके सोर्स से ये देखें, ये टेबल में दिए गए हैं। जिसमें पहले देखें फॉर्मिक एसिड, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना, सारे वर्ड्स की जरा देखते जाएं। ये पहला एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, जो कि एंड्स स्टिंग में पाया जाता है, चींटियां जो है उनके डंग में पाया जाता है। उसके अलावा एस्टिक एसिड विनीगर, सिरका में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटोस में, यानी टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड अभी भी डिस्कस हुआ, सिट्रस फ्रूट में, यानी जो तुर्श फ्रूट होते हैं उनमें पाया जाता है, तुर्श फलों में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड ये टैमरिंड और ग्रेप्स में, टैमरिंड में कहते हैं ये इमली को, इमली जो है उसको टैमरिंड कहते हैं। और ग्रेप्स अंगूर जो हैं इनके अंदर टार्टारिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बेटे योगर्ट में पाया जाता है, योगर्ट। मैलिक एसिड जो है एप्पल्स में पाया जाता है। स्टीयरिक एसिड वर्ड है, स्टीयरिक एसिड ये फैट्स में पाया जाता है, चर्बी वगैरह जो है उसमें पाया जाता है। तो ये बेटे आपको कॉमन एसिड्स जो हैं उनके सोर्सेस बताए गए हैं। ये अभी आप जितने देख चुके हैं ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स थे जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अभी हम मिनरल एसिड्स को देखते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है मिनरल एसिड्स की, जो कि मिनरल एलिमेंट्स से बनाए जाते हैं। ऐसे देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ACl फार्मूला उसका। नाइट्रिक एसिड HNO3 है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। फास्फोरिक एसिड H3PO4 है। आपने जो
ये ऑर्गेनिक एसिड देखे हैं, इन सबके भी फार्मूले हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको याद तो करने नहीं है, इसलिए यहाँ समझाने की भी जरूरत नहीं है। मिनरल एसिड्स के फार्मूले सिंपल से थे, इसलिए आपकी बुक में वो गिवन भी हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल फार्मूलास आर देयर। मैं तो इसका तलफ़ुज़ दोबारा बोल देता हूँ। ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फार्मूला था, नाइट्रिक एसिड HNO3 इसको बोलना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इस तरह इसको बोलना है आपने। इसमें H2SO4 में तादाद भी देख लें, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। फास्फोरिक एसिड, क्या तलफ़ुज़ है? फास्फोरिक एसिड H3PO4। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी बताए कि दे हैव सावर टेस्ट, इनका जो जायका है वो तुर्श होता है, सावर होता है। दूसरी बात, ये ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देते हैं। ये बेटे देखें, ये इंडिकेटर्स हैं, ये ब्लू लिटमस का यूज, ब्लू लिटमस सोल्यूशन हो या ब्लू लिटमस पेपर हो। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज का भी बताया, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को भी रेड कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर देते हैं कि अगर एसिड के अंदर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालें तो उसका ब्लू कलर क्या होगा? रेड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह ब्लू लिटमस पेपर था, उसको भी अगर हम मॉइस्ट करके इस एसिड के अंदर डालें तो वो रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज बेटा सोल्यूशन होता है, मिथाइल ऑरेंज को जब हम डालेंगे इसमें एसिड में तो वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव मीन बर्निंग इफेक्ट होता है उनका, क्रोसिव, दे हैव बर्निंग इफेक्ट, यानी इन एसिड से बर्निंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट आप देखा एक्वा सॉल्यूशंस बताया कि जो एसिड्स के दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड्स के अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन मीन इनके सॉल्यूशन जो पानी के अंदर हम बनाएंगे तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन के बिजली उनमें से पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट जो है एसिड्स का बताया कि वेरी रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक वगैरह है, तो उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम और जिंक जैसे है, तो इनके साथ अगर एसिड का रिएक्शन हो तो इससे क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साल्ट प्रोड्यूस होगा। ये मैं आपको प्रोडक्शन आगे अभी दिखा देता हूं। ये देखें, ICl का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फेट साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस आगे प्रोड्यूस हो रही है। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इसका बताया कि पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। पॉप साउंड क्या होती है? आपने पॉप कॉर्न्स जो है बनते हुए देखे हों, पॉप कॉर्न्स, तो वहां पे जब वो बनते हैं तो उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल वही साउंड हाइड्रोजन गैस के जलने से बनती है, प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से प्रोड्यूस होती है। ये इसकी इंडिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। ये बेटे देखें, ऑपरेटर शो किया गया है, इसमें ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, तो ये जो बबल्स आप देख रहे हैं, ये गैस के बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इस ट्यूब के जरिए, जिसको डिलीवरी ट्यूब का नाम दिया जाता है, इस ट्यूब के जरिए ये इधर जा रहे हैं, इसमें वाटर बाथ में, वाटर टब के अंदर, और ये बबल्स ऊपर राइज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बर्निंग मैच टिप को या कैंडल को ले आते हैं तो ये देखिए, ये गैस जलेगी और पॉप साउंड के साथ जलेगी। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसको हम समझ लेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये हाइड्रोजन गैस का आपको बताया गया कि मैग्नीशियम जिंक वगैरह के साथ, यानी रिएक्टिव मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन हो तो ये गैस प्रोड्यूस होती है। एसिड्स का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं इधर, ये देखें, ये नेक्स्ट जो है ये प्रोसेस, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना है, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई।
तीसरा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था NaCO3, इसके साथ एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाया, सोडियम एसीटेट बना है और वाटर और कार्बन एसिड। ये बेटा याद रखें, यहाँ जो मर्जी आप एसिड यूज कर लें, इधर कोई भी आपने ये कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया है, साथ कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। तो हर सूरत में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हर केस में सेम ही दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। सिर्फ ये वाला जो प्रोडक्ट साल्ट वाला होगा ये वेरी करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने एसिड कौन सा यूज किया, अकॉर्डिंगली आपका जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी जिसे कहते हैं। चूना, लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड उसका फार्मूला होता है, अगर उसको पानी में डाल दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। अगर उस लाइम वाटर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें तो वो मिल्की हो जाता है। अब मिल्की क्यों हुआ, इसलिए कि जो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो तो सॉल्युबल था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बना है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, इसलिए मिल्की अपीयरेंस हुई। ये बेटा इसका अपरेटस जो है वो शो किया गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और पहले उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और ऊपर से एसिटिक एसिड डाला है, तो ये गैस प्रोड्यूस हुई। जो लाइम वाटर में से पास करें तो ये मिल्की हो जाएगी। अगर बेटे मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो फौरन आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बताइए कि ये बेसिस जो हैं उनके साथ अगर रिएक्शन करें, एसिड्स अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करें तो साल्ट और वाटर बनता है। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको बताना होगा कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं। ये बेटा न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन ये शो किया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने आपस में मिलाया तो हमें सोडियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, हमें मिला है। तो ये ना बेसिडिक होगा ना बेसिक होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया है। These are properties। आगे टेस्ट की बात, जो प्रॉपर्टीज थी इन्हीं को टेस्ट करने के लिए एक्टिविटीज कुछ दी गई हैं कि आप टेस्ट ट्यूब लें और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आपने डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालना है, उसको आप ऊपर अंगूठे से बंद करके शेक करें। शेक करने के बाद आप क्या करें कि उसका जो आपके अंगूठे के ऊपर जो एसिड थोड़ा सा लग जाता है उसको टेस्ट करके देखें, आपको पता चलेगा कि उसका सावर टेस्ट है, सावर टेस्ट, तुष जायका आपको मालूम होगा। नेक्स्ट जो है ये एक्टिविटीज हैं जिनमें इंडिकेटर्स का बताया गया कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें या सल्फ्यूरिक एसिड और उसको जो है आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स में अलग-अलग डाल देना है, उनको लेबल कर लें 1 2 3 टेस्ट ट्यूब्स को। एक के अंदर आपने बिलो लिटमस सोल्यूशन डालना है, दूसरे में मिथाइल ऑरेंज डालना है, तीसरी टेस्ट ट्यूब में आपने फिनाफ्थलीन डालनी है। तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, जो बिलो लिटमस सोल्यूशन होगा वो रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाएगा, जबकि जो फिनाफ्थलीन है ये एसिड के अंदर कलरलेस होता है, ये कलरलेस होगा। ये मिथाइल ऑरेंज का बेटा मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनली अगर हम इसको देखें तो ये ड्राई पाउडर सा होता है और उसका अपना कलर जो है वो रेडिश ऑरेंज सा कलर उसका होता है। तो उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन बनाकर फिर उसको हम टेस्ट करते हैं। तो उसका कलर कैसे चेंज होता है, जो कि मैंने बताया कि अपना कलर उसका क्या था, रेडिश ऑरेंज सा कलर था। तो एसिड के अंदर ये रेड हो जाता है और बेसिस के अंदर ये येलो कलर होता है, बेसिस में येलो कलर इसका होता है। ये आपने इसके कलर जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में उन्होंने ये बताया कि आप विनीगर ले लें, लिटमस सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप बेस को टेस्ट किया गया है इसमें। वैसे तो इसमें ये होगा कि जिसमें आपने अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला है तो विनीगर के अंदर वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है जो ब्लू लिटमस पेपर उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन को एक्सपेंड करना था। उन्होंने कहा कि आप विनीगर लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालें, ऐसा ऐसा डालते जाएं और आप ये देखें पहले आपने उसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी डाल दिया हुआ है, तो आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते जाएं। पहले ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड हो चुका होगा, लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालेंगे
वो न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा और जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन था उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो दोबारा ओरिजिनल कलर उसका जो ब्लू था वो हो जाएगा। ये बेटे आगे जो गैसेस की प्रोडक्शन थी ये मैंने आपको बता दी है कि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, जब ये रिएक्शन कर रही हैं, जब रिएक्शन कर रही है एसिड्स के साथ, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट ये जिंक और HCl को यूज करते हुए जो हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन थी, तो इसमें आपको ये शो किया गया है ऑपरेटर्स के साथ कि वो कैसे प्रोड्यूस हुई और उसकी पॉप साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन शो की गई है, जिसमें कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज किया, एसिड उसमें डाले, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या इंडिकेशन है, आपको बताइए कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन शो की, लाइम वाटर को मिल्की करेगी, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। अब हम यूजेस ऑफ एसिड्स जो हैं उनको देखते हैं, एसिड्स के यूजेस क्या क्या हैं। ओके बेटे, आपका क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि आप चाहते हैं वो चीज सर्च करके आपने कहा था सर, वो कौन सी चीज सर्च करनी थी? मैंने ये कहा था कि एसिड प्रोड्यूस होता है स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में, उसके यूजेस में बताया गया था कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मैंने कहा था वहां पे एक एंजाइम पैदा होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, पेप्सिन। जब वो प्रोड्यूस होता है तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टोमिक की पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, PEPSINOGEN, पेप्सिनोजन। लेकिन जब वो एसिडिक मीडियम में आता है तो पेप्सन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सन उसकी एक्टिव फॉर्म है, तो इस फॉर्म में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो मैंने कहा था कि अगर ये पेप्सन जो है ये बजाय पेप्सिनोजन की फॉर्म में पैदा होने के डायरेक्ट ही पेप्सन की फॉर्म में पैदा हुआ होता तो उसका नुकसान क्या था, ये आपने इसका जो है वो आंसर मुझे बताना है कल की मीटिंग में। जस्ट एक सोर्स ऑफ सर्चिंग आपको बताया है, किसी बहाने थोड़ा सा आप जो है वो साइंस का मटेरियल सर्च कर लेंगे, वरना मैं आपको जस्ट 1-2 सेकंड में बता सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे बेहतर रहेगा। वेरी सिंपल आंसर है, लेकिन आप थोड़ा सा देखें ना, आप टाइम गुजरेगा, आप इसके ऊपर सोचेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, किसी से पूछेंगे, नेट से सर्च करेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अगर अभी मैं बोल देता, कई बच्चे एक कान से सुनकर शायद दूसरे से निकाल देते। ठीक है ना, आप क्वेश्चन एक मैदान में आ गया ना, तो आप सारे बच्चे इस पे सोचेंगे। हाँ जी, ठीक है बेटे, ओके। जी बेटे। सर ये आपने चैप्टर नंबर 5 कब करवाया है? चैप्टर 5 बेटे, इससे पहले चैप्टर 5 ही था। इससे पिछली मीटिंग में, पिछली 2 मीटिंग्स में चैप्टर 5 ही हुआ है। सर आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं सेंड किए ग्रुप पे? हाँ, क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, वो मैं कर देता हूँ आज। ठीक है सर। जी बेटे, अभी सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करें जिसकी करने वाली थी। एनीहाउ वी कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यूजेस ऑफ एसिड्स की बात हो रही है। यूजेस ऑफ एसिड्स में यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो पहले बताया गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ यूज होता है? फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सरफेस से रस्ट को, जंग को क्लीन करने के लिए, जो जंग लगा होता है, मसलन हम क्यों उसको साफ करते हैं? किसी मेटल को या मेटल के बने हुए ऑब्जेक्ट को जब हमने पेंट करना होता है, तो पेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर से जंग को साफ करते हैं। तो उसको साफ करने के लिए हम HCl को यूज करते हैं। जस्ट हमने मेटल को HCl के अंदर रख देना है, HCl ऑटोमेटिकली जंग को डिसॉल्व कर देता है और मेटल क्लीन हो जाती है। जब मेटल क्लीन हो जाएगी, जब मेटल का ऑब्जेक्ट हमारा साफ हो गया, तो हम उसको पुश करके फौरन पेंट कर लेंगे। जब हम पेंट कर देंगे तो पेंट की लेयर चूंकि नॉन पोरस होती है, अब वो मेटल तक
ना तो मॉइस्चर यानी नमी को वो पहुंचने देगी, ना ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी। और मैंने आपको रस्टिंग के प्रोसेस में बताया था पिछले चैप्टर में कि रस्टिंग यानी जंग तब लग सकता है जब नमी भी हो और ऑक्सीजन भी हो। ये दोनों चीजें अवेलेबल हो तो जंग लगता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज से भी हम अपनी चीज को बचा लें, मेटालिक ऑब्जेक्ट को, तो उसको जंग नहीं लग सकता। दूसरा बताया फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो है, इसकी अगर हम प्योरिफिकेशन करना चाहते हैं, इसके लिए भी HCl यूज होता है। अब इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है इतना ज्यादा इसका। इसमें हमने ये करना है कि सोडियम क्लोराइड का हमने सोल्यूशन ले लेना है, पानी में सोल्यूशन ले लेंगे। अब इसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी डिसॉल्व हो चुकी होंगी। हम उस सोल्यूशन के अंदर से HCl गैस प्रोड्यूस करेंगे। जब HCl गैस प्रोड्यूस करते हैं तो अब HCl के अंदर और सोडियम क्लोराइड के अंदर ये क्लोराइड आयन जो है वो कॉमन होते हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे और नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी प्योरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट बताया एक्वा रिजिया का। एक्वा रिजिया सोल्यूशन होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 और 1 की रेशो में मिलाए जाते हैं, यानी 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड। इस रेशो में इनको हम आपस में मिलाते हैं और इससे हमें एक्वा रिजिया हासिल होता है। अब ये एक्वा रिजिया जो है, इसकी क्या खसूसियत है? ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। नोबल मेटल्स, ये गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह, जो इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। नोबल मेटल्स क्यों कहते हैं? इनकी शाइनिंग होती है। देखो, इनको हम ये ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, ज्वेलरी के तौर पे यूज करते हैं। इनकी रीजन ये होती है कि इनको जंग नहीं लगता, और यही वजह है कि ये नोबल मेटल्स कहलाती हैं। ये इनर्ट हैं, रिएक्शन नहीं करती, जंग वगैरह नहीं लगेगा इनको। या अगर वो खालिस होगी, प्योर होगी, तो बेटे ये गोल्ड की पहचान भी आप कर सकते हैं कि गोल्ड की बनी हुई चीज को अगर जंग लग गया तो समझ लो कि वो प्योर गोल्ड नहीं था। तो ये आम एसिड्स में डिजॉल्व भी नहीं होते, तो इनको डिजॉल्व करने के लिए एक्वा रिजिया जो है, ये जाबिर बिन हयान साइंटिस्ट का नाम है जिसने तैयार किया था, जाबिर बिन हयान। उसने एक्वा रिजिया तैयार किया जो सोल्यूशन है 3 और 1 की रेशो में HCl और HNO3 को मिक्स करने से बनता है और ये इन नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट जो है फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बना ये स्टार्च ग्लूकोज का ही होता है। ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में मिले होते हैं डिफरेंट लिंकेजेस के जरिए, उनको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के जरिए ये ग्लूकोज के यूनिट्स मिले होते हैं आपस में और स्टार्च बनता है। तो हम इस स्टार्च के अंदर जब HCl को डालते हैं तो इस स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। इसको हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेक हो जाना, टूट जाना, अलग-अलग हो जाना। और हाइड्रोलाइसिस में पानी के जरिए। अब पानी के अंदर क्या था? हमने HCl डाला हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ था, तो इसलिए इस स्टार्च की जो हाइड्रोलाइसिस को कहते हैं हम एसिड हाइड्रोलाइसिस। के एसिड की प्रेजेंस में स्टार्च के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हुई है, सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन गए हैं, लिहाजा ग्लूकोज को बनाने में इसका यूज हो गया। पांचवा यूज बताया गया प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जरिए, उसमें HCl मौजूद होता है। एक तो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है कि खुराक में कोई जरासीम वगैरह थे तो वो किल हो जाते हैं, और दूसरा क्या उसका फायदा बताया था कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिनोजन की फॉर्म में पैदा हुआ था, वो इस एसिड की प्रेजेंस की वजह से पेप्सन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट यूजेस है नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फार्मूला है। ये इन द मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने में क्या चीजें, फर्टिलाइजर्स, खादें बनाने में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है तो इस तरह की खादें बनाने में यूज करते हैं। तो खादों का क्या यूज होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बेटे इंक्रीज करते हैं इससे, और जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी फसलों की पैदावार ज्यादा होती है।
दूसरा इसका यूज बताया एक्सप्लोसिव्स में। एक्सप्लोसिव जैसे ये डायनामाइट, गन पाउडर वगैरह जो है, जो पहले डिस्कस हुए हैं, इस किस्म जो आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस हैं, ये डिफरेंट मटेरियल जो है एक्सप्लोसिव्स कहलाते हैं। धमाका खेज अशिया वैसे उर्दू में इनको बोला जाता है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस बनाने में यूज होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के डाइज, प्लास्टिक्स और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज होता है। डाइज ये रंग वगैरह जो होते हैं, प्लास्टिक हो गए या आर्टिफिशियल सिल्क जो है मसनूई जो रेशम है, एक तो नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट बताया एचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रास या ब्रोंज है। कॉपर मेटल होती है आम, जिसकी तारें बनती हैं, बिजली की तारें। ब्रास पीतल को कहते हैं जो कॉपर और जिंक को मिलने से बनता है, इनके मिलने से। और ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन को आपस में मिलाने से बनाया जाता है। तो कहा कि इनके ऊपर एचिंग डिजाइन बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज होता है। अब वो एचिंग डिजाइन क्या होते हैं, इनके ऊपर खुदाई हो जाती है इसके जरिए, कि हम ये करते हैं कि जो जो हमने इनके ऊपर लिखना होता है, जहां जहां लिखना होता है वो पहले हम लिख लेते हैं किसी भी चीज के साथ, वो उसकी निशानदेही कर लेंगे, जाहिर कर लेंगे, उसको ड्रा कर लेंगे, लिखाई को पहले ड्रा कर लेंगे। फिर जहां जहां वो हमारी ड्राइंग होती है, हम उसके ऊपर ही HCl जो है इसको सेपरेट कर देते हैं। सिर्फ उसी जगह पे आपने सेपरेट करना है जहां पे ड्राइंग की होती है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये नाइट्रिक एसिड उस जगह से इन मेटल्स को डिजॉल्व कर देता है। और जब डिजॉल्व कर देगा, हम उसको पानी से वॉश कर देंगे। फौरन ऊपर ज्यादा पानी डालते हैं ताकि सारा एसिड डाइल्यूट होकर साफ हो जाए, किसी और जगह को डिजॉल्व ना करे। तो बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन जो है वो जो हमारी ड्राइंग थी वो उसके ऊपर जो है वो ड्रा हो जाती है। कैसे कि ये जो है जिसको हम कहते हैं कि खुदाई हो गई है, वो खुदाई सी हो जाती है, उसके ऊपर जरियां सी बन जाएंगी, वहां पे डिप्रेशन आ जाएंगे और हर उस जगह पे आएंगे जहां पे हमने नाइट्रिक एसिड लगाया था। और नाइट्रिक एसिड कहाँ लगाते हैं, जहां जहां हमारी ड्राइंग होती है। उसके बाद बेटे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बताया है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी को खत्म करने के लिए, मॉइस्चर को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये मॉइस्चर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अगर किसी भी चीज में नमी है, हम एसिड को रखेंगे तो क्या होगा, ये एसिड नमी को जज़ब कर लेगा। एनवायरमेंट के अंदर देखें, एनवायरमेंट के अंदर अगर कहीं नमी है जहाँ पे, वहां पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड रख लेते हैं तो हवा की नमी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ये अब्जॉर्ब कर लेगा उसको। उसके अलावा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का जो मेन यूज है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे, तो अगर हम एसिड को उनके साथ मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि वाटर रिलीज हो जाता है, वहां से वाटर रिलीज हो जाएगा इनसे, कार्बोहाइड्रेट से पानी को ये निकाल देता है और कार्बन जो है वो बाकी रह जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी का रिमूवल। और ये कहला रहा है खुद सल्फ्यूरिक एसिड कहला रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी जिसने वो डिहाइड्रेशन की है। दूसरा इसका यूज फर्टिलाइजर्स में बताया, जैसे अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। ये सारी जो खादें हैं, ये खादें हैं सारी जो साल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इनमें भी यूज होता है। नेक्स्ट इसका बताया सेलुलाइड प्लास्टिक बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स और डिटर्जेंट्स। सेलुलाइड प्लास्टिक बेटे ये ट्रांसपेरेंट सा प्लास्टिक होता है। ये मूवीज वगैरह जो बनती हैं तो इनमें जो बारीक सी थिन सी लेयर की वो टेप सी होती है ना, कि वो सेलुलाइड प्लास्टिक होता है। जो ये होती है ना मुख्तलिफ कैसेट्स वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर वो जो स्ट्रिप यूज होती है, स्ट्रिप की फॉर्म में वो जो रील सी जिसको कहते हैं, तो वो सेलुलाइड प्लास्टिक की होती है। आर्टिफिशियल सिल्क है, पेंट हो गए, ड्रग्स यानी केमिकल्स हैं, कई डिटर्जेंट्स, ये सर्फ वगैरह जो होते हैं, सर्फ कपड़े धोने के लिए, इनके बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, पेट्रोलियम के अंदर से
सल्फर वगैरह को रिमूव करने के लिए। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या होता है? कपड़ा साजी, ये कपड़े बनाना, पेपर बनाने में। लेदर इंडस्ट्री, ये चमड़े की जो इंडस्ट्री है समथिंग इनमें। उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरीज में, ये जो कार की बैटरी होती है, यूपीएस की बैटरी वगैरह है, इनको लेड स्टोरेज बैटरी का नाम दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक लेड का होता है और एक लेड डाइऑक्साइड का होता है। इस वजह से लेड और लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें, तो इस वजह से इनको हम बैटरीज को कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरीज। ये सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस थे। नेक्स्ट उन्होंने इसी सल्फ्यूरिक एसिड को डायग्राम की सूरत में इसके यूजेस को शो किया, कहा कि इतना ज्यादा ये यूज होता है और इस कदर इंपॉर्टेंट है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स का बादशाह है कि जितने भी केमिकल्स हैं तो उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला केमिकल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। बल्कि ये कहा जाता है कि अगर किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को देखना हो, डेवलपमेंट को देखना हो, तो हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कंजम्पशन से इसको देख सकते हैं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड किस कदर कंज्यूम कर रहा है। जिस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा, हम समझ लेंगे कि वो कंट्री ज्यादा जो है वो डेवलप कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये सल्फ्यूरिक एसिड को सेंटर में शो किया, एक फ्लो शीट डायग्राम ही है। ऐसे देखिए फर्टिलाइजर्स बन रही हैं जिसको किसान खेतों में यूज करेंगे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। इधर देखें आपके फाइबर्स और डाइज वगैरह बनाने में यूज होता है, जिसको कि हम पर्सनल यूज के लिए कपड़े वगैरह बनाने में या डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं बनते हैं वो अलग शो के डाइज हैं जिसमें कि हम कलर कर सकते हैं कपड़ों को। टैनिंग लेदर, चमड़ा साजी में इसको यूज करते हैं। फिर डिटर्जेंट्स का ये बता दिया, कपड़े जो है धोने में यूज आ गया इनका। क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स जो है हमारी गाड़ियां या कोई भी चीज है, जंग लगा हुआ है तो हम उसको साफ करने के लिए इसको यूज करते हैं, बाद में पेंट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को। केमिकल्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, पेंट्स पिगमेंट्स वगैरह बनाते हैं, चीजों को पेंट करते हैं जिनके साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस है। इसके बाद एसिटिक एसिड के यूजेस में देखें, पहला होता है पिकल्स के बनाने में। पिकल्स क्या होते हैं? ये अचार वगैरह जो है, अचार, इनको पिकल्स कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड बेटे देखिए, ये सिरका के नाम से जो है ये हमारे पास अवेलेबल होता है किचन में, सिरका के नाम से। तो सिरका के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है, डाइल्यूट सा। तो पिकल्स यानी अचार, ये मुरब्बा, जाम वगैरह मुख्तलिफ इस किस्म के प्रिजर्व्ड अशिया होती हैं, तो इनको पिकल्स कहा जाता है। प्रिजर्व्ड यानी हमने उनको महफूज किया हुआ है। तो ये एसिटिक एसिड विनीगर या सिरका जो है ये उनको प्रिजर्व करने के लिए होता है कि वो महफूज रहती हैं, जर्म्स वगैरह जो हैं उनसे महफूज रहती हैं, वो खराब नहीं होती। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, मसनूई जो फाइबर है इसको बनाने में यूज होता है, जिस फाइबर से के बाद में कपड़े वगैरह मुख्तलिफ किस्म के बनाए जाएंगे। उसके बाद बेटे दूसरी कैटेगरी कंपाउंड्स की आ रही है बेसिस की, जिनको हम अल्कलीज भी कहते हैं। बताया कि बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज एसिड्स के उल्ट हैं, कंट्रेरी टू एसिड्स, एसिड्स के बरअक्स हैं, उल्ट हैं, इनको हम कहते हैं बेसिस। और वो बेसिस जो सॉल्युबल हैं वाटर में उनको अल्कलीज कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा बताया भी था कि बेस और अल्कली में क्या फर्क है। तो कहा कि बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। और ये जो वर्ड अल्कली है ये अरेबिक वर्ड कली से लिया गया, कलई, अरेबिक वर्ड कलई से लिया गया है। अब कलई किसे कहते हैं? ऐश को कहते हैं, ऐश को। और तो इन कंपाउंड्स को फिर अल्कलीज क्यों कहा? इसलिए कि पौधों को जलाने से जो ऐश हासिल होती है, तो उस ऐश के अंदर पौधों की जो ऐशेज होंगी तो उनके अंदर इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये अल्कलीज, ये कंपाउंड जो बेसिस हैं ये उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलीज कहा जाता है। आगे बताया, इसको डिफाइन किया कि अल्कलीज या बेसिस कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो कहा कि ये वो कंपाउंड होते हैं जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयन जो हैं, कहा कि पानी के अंदर ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसा मैंने आपको एसिड का बताया था कि जो एसिड हैं वो कौन से आयंस देते थे? हाइड्रोजन आयंस देते थे। तो जो बेसिस हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है इसको ऊपर करके लिखा जाता है।
सुपर स्क्रिप्ट बनाकर, आपने कंप्यूटर में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का पढ़ा हो कि जो सुपर स्क्रिप्ट होती है वो राइट टॉप पे होती है, जो सब स्क्रिप्ट है वो राइट बॉटम पे होती है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट बनाया जाता है चार्ज को। जैसे उधर हाइड्रोजन आयंस को H+ आयन लिखा था, तो बताया कि अल्कलीज या बेसिस ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको पानी में डालें तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। एक्वा सोल्यूशन मीन सोल्यूशन इन वाटर। एक्वा पानी को कहते हैं, और जो पानी में बना हुआ सोल्यूशन होगा उसको कहेंगे एक्वा सोल्यूशन। किसी भी चीज को पानी में डालेंगे तो ये उस चीज का एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। आगे कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये एग्जांपल्स हैं बेसिस के या अल्कलीज जो हैं। कुछ और अल्कलीज जो हैं ये आगे उन्होंने टेबल में दी हुई हैं आपको। ये देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फार्मूला दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इसका फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इसका फार्मूला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है इसका फार्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस इसका फार्मूला है। तो ये कुछ अल्कलीज दिए गए हैं। अब देखें कि ये इनको अल्कलीज कहा क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल हैं। यहाँ पे डायग्राम्स की फॉर्म, ये बॉटल्स के ऊपर उन्होंने लेबल लगाकर भी यही शो किया। ये देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। तो ये लेबोरेटरी रीजेंट्स, लेबोरेटरी रीजेंट मीन वो केमिकल हैं जो लेबोरेटरीज में हम इस्तेमाल करते हैं। और नीचे बैठे यहाँ पे देखिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। डू यू नो, कि क्या आपको इस चीज का पता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बेसिस जो पानी में हल हो जाते हैं, पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, हम उनको अल्कलीज कहते हैं। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। जितनी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो अल्कलीज होती हैं। अब चूंकि सारी जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, इसलिए हम सारी बेसिस को अल्कली नहीं कह सकते। और जो अल्कली है वो चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस होती है, लिहाजा हम किसी भी अल्कली को बेस कह सकते हैं। लिहाजा ऑल अल्कलीज जो हैं वो बेसिस हैं, लेकिन ऑल बेसिस जो हैं वो अल्कलीज नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि बेटे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी हम उसको अल्कली कहेंगे। अब चूंकि अल्कली हम उस बेस को कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, वो पहले बेस है, स्ट्रॉन्ग है तो अल्कली कहा, लिहाजा कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। अब चूंकि सारी बेसिस स्ट्रॉन्ग तो होती नहीं है, लिहाजा हम सारी बेसिस को अल्कली नहीं कह सकेंगे। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज देयर दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज इन बेसिस की अल्कलीज की बताई गई हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव सोपी टच। इनको टच करने से क्या होगा, जैसे सोप की टच होती है कि फिसलन सी महसूस होती है, स्लिपरी सी टच, ये ऐसी सोपी टच होगी। दूसरी बात कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, और फिनाफ्थलीन जो कलरलेस होता है उसको पिंक कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को ये येलो कर देते हैं, टर्मेरिक पेपर को ब्राउन कर देते हैं। ये इनके इंडिकेटरी टेस्ट हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके जरिए हम बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी इंडिकेटर हमें ये टेस्ट देता है किसी भी कंपाउंड का, तो हम समझ लेंगे कि वो कंपाउंड हमारा बेस है। नेक्स्ट बताएं, एक्वस सॉल्यूशन बेसिस के गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ये आप एसिड्स में भी पढ़ चुके हैं। एसिड्स हों या बेसिस हों, इनके पानी में जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके एक्वस सॉल्यूशंस। ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करें, साल्ट और वाटर बनता है। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन का है। ये मैं आपको पहले एसिड्स के टॉपिक में दिखा चुका हूँ, इक्वेशन में भी। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया या आप एसिल के साथ मिला सकते हैं, आगे साल्ट और वाटर बनेगा, और एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं। ये प्रोसेस इसलिए न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है कि वो न्यूट्रल हो गए, ना एसिड रहा है ना बेस रही है, दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर दिया। पांचवी प्रॉपर्टी बताई कि अल्कलीज को जब हम हीट करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स के साथ, तो इससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। ये आपको आगे बताई जाएगी। यहाँ पे ये देखें, ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका एक्वा सोल्यूशन यानी पानी में सोल्यूशन लिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला है, उसको देखें नीचे बर्नर से हीट किया जा रहा है, और इससे अमोनिया गैस हासिल होगी। अमोनिया गैस जो है इसकी पंजेंट स्मेल होती है,
कैल्शियम क्लोराइड और वाटर साथ प्रोड्यूस होंगे, लेकिन गैस कौन सी प्रोड्यूस हुई है? अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है। ये जो 5 इसमें नेक्स्ट जो छठी प्रॉपर्टी जो है, ये इसके इंडिकेशन है अमोनिया गैस की कि पंजेंट स्मेल इसकी होती है। और 5वें नंबर पे इसकी प्रोडक्शन का बताया गया था कि अमोनियम साल्ट्स को अगर हम हीट करते हैं अल्कली के साथ तो अमोनिया गैस बनती है पंजेंट स्मेल, यानी चुभने वाली स्मेल होगी। सूंघते हैं तो चुभन नाक में महसूस होगी। नेक्स्ट के जो अमोनिया है ये मार्स रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। एसिड में बेटे आपने देखा था वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते थे और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। फिर बताया कि अल्कलीज जो है ये फैट्स के साथ रिएक्शन करके सोप बनाते हैं। साबुन जब बनता है चर्बी के अंदर हम अल्कलीज को डालते हैं तो सोप बन जाता है। ये जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दे हैव सोपी टच, उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आप पहले टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर आप 10 ml पानी डाल दें, उसमें चंद एक पैलेट्स क्या छोटे छोटे पीस होते हैं, गोलियां सी छोटी छोटी होती हैं, इसको पैलेट्स कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालें, उसको शेक करें, ऊपर अंगूठे से बंद करके उसको शेक करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि वही जो अंगूठे के ऊपर ही लगा होगा सोल्यूशन, उसको आप दूसरी उंगली से टच करके देखें, ऊपर उंगली जो है मसल कर देखें, मूव करके देखें, तो आपको सोपी टच सी महसूस होगी, जैसे साबुन की टच होती है, फिसल सी महसूस होगी। ये आगे न्यूट्रलाइजेशन को दोबारा एक्सप्लेन किया कि अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 ml ले लें, 3 सेंटीमीटर क्यूब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लेना टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसमें आपने फेनोल्फथलीन सोल्यूशन जो है, ये इंडिकेटर होता है, इसका एक ड्रॉप या 1-2 ड्रॉप डाल दें, वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि बेस की ये खसूसियत है कि वो बेस को ये अल्कली जो है उसको पिंक कर देता है। बेस या अल्कली जो है वो फेनोल्फथलीन को पिंक कर देता है। तो आपने क्या करना है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मीन पानी में सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालते जाना है, और आप देखेंगे कि वो जो पिंक कलर था फेनोल्फथलीन का वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब वो कलर क्यों डिस्चार्ज हो गया है? इसलिए कि कलर तो था बेस की वजह से, और हमारे एसिड ने उस बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, और बना क्या है? साल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना है। ये जो साल्ट का सोल्यूशन है वो कह रहे हैं कि इसको आप चाइना डिश में डाल दें, चाइना डिश में डालकर उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रखें, उसको हीट करें, बॉयल करने पानी को, पानी वेपर्स में चेंज होकर रिलीज हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में जो है ये बाकी बच जाएगा। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे ये अमोनिया गैस की प्रोडक्शन ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो है ये यूजेस बेसिस के दिए गए हैं, ये अल्कलीज जो है। बस सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें बताया कि लार्जली यूज होता है सोप फॉर्मेशन में, यानी साबुन बनाने में, टेक्सटाइल कपड़े बनाने में, कपड़े साजी में, और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है प्लास्टिक बनाने में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, पेट्रोलियम के अंदर से कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए। मेकिंग रेयान जो है ये भी फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, वो बनाने में यूज होता है। इसके अलावा पेपर पल्प, ये कागज का जो गूदा सा होता है, इसको बनाने में और मेडिसिन बनाने में यूज होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था। साथ बेटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज बताया है, इसको हम स्लेट लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम अनस्लेक्ड लाइम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं अनबुझा चूना। और जब उसको पानी में डालते हैं तो बेटे वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कहलाता है स्लेक्ड लाइम, या उर्दू में टर्म यूज होती है बुझा हुआ चूना, अगर कहीं लिखा हुआ पढ़े तो वो स्लेक्ड लाइम होता है। ये यूज कहाँ पे होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल है जो ब्लीच करने के लिए, ब्लीच क्या होता है? कलर को खत्म करना, रंग काटने के लिए यूज होता है। इसके अलावा एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स, एसिड की वजह से अगर स्किन की बर्निंग हो जाती है तो वहां पे ड्रेसिंग वगैरह जो की जाती है, पट्टी वगैरह जो लगाई जाती है, तो वहां इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा लाइम सल्फर स्प्रे बनाने में यूज होता है, जो कि फंगीसाइड के तौर पे यूज होते हैं। फंगीसाइड वो केमिकल होता है जो फंगस को खत्म करने के लिए यूज होता है। एज ए वाटर सॉफ्टनर, वाटर हार्ड होता है या वाटर सॉफ्ट होता है? हार्ड वाटर बेटे वो होता है जिसमें साबुन की झाग पैदा नहीं होती,
कि साबुन बहुत ज्यादा खर्च होता है और कपड़ा जो है वो साफ नहीं होता या हाथ साफ नहीं होते, तो वहां पे अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज करके उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर अगर एसिडिटी ज्यादा हो, जैसा मैंने रेन वाटर के केस में बताया था, तो उस एसिडिक सॉइल में फसलों की पैदावार जो है वो मुतासर होती है, तो वहां पे अगर हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं तो एसिडिटी रिमूव हो जाती है। आगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज बताया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। NH4OH का यूज जो है कि टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स, ये खिड़की के शीशे जो हैं उनके ऊपर ग्रीसी सब्सटेंस, ग्रीस वगैरह, चिकनाई वगैरह जो है उसके ऊपर जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, क्योंकि ये उसको हल कर लेती है अपने अंदर। इसके अलावा इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोज, कपड़ों के ऊपर कोई स्याही के कोई स्पॉट वगैरह लग जाते हैं, उसको भी ये डिसॉल्व कर लेती है, तो उसको साफ करने के लिए यूज होती है। एज अ रीजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर रीजेंट के तौर पे, केमिकल के तौर पे जो लेबोरेटरी के अंदर केमिकल यूज होते हैं, मैंने बताया उनको रीजेंट्स कहते हैं, तो वहां पे यूज होता है इसका। उसके अलावा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स, बी शहद की मक्खी अगर काट लेती है तो वहां पे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज करते हैं। बेटे याद रखें, जो शहद की मक्खी का काटना है, जो शहद की मक्खी होती है इसके डंग में एसिडिक, इसका डंग एसिडिक होता है, तो जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऊपर लगा देंगे, उसको मसल देंगे, जज़ब होगा अंदर, तो इस केमिकल का इफेक्ट जो डंग के अंदर केमिकल था एसिडिक, उसको खत्म कर देता है। इसी के साथ बेटा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो वास्प होती है, जिसको हम बिड कहते हैं, या उर्दू में डेमो का वर्ड भी यूज होता है, इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग इसके नेम्स हैं। मसलन हिंदको वाले हरिपुर हजारा वाले इसको तंबूड़ी, यस मुझे याद आया, उसको वो इसको तंबूड़ी का वर्ड बोलते हैं, हम इसको डेमो कहते हैं, और ऐसे वास्प या भेड़ जो है वो उर्दू में वर्ड यूज होता है। तो उसका जो डंग है वो बेसिक होता है, अगर उसको आप कहीं वो काट लेती है, डंग मारती है, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, वहां पे ये नहीं यूज करना, वहां पे आपने सिरका इस्तेमाल करना है। सिरका एस्टिक एसिड का सोल्यूशन जो है, क्योंकि सिरका जो है वो एसिडिक होता है, वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये अगेन बेटे देखिए, वो जो न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल्स आपने इतने देखी हैं, तो ये उन्हीं एग्जांपल्स में ये भी आ सकती हैं, आ चुकी, बल्कि कि बी का स्ट्रिंग चूंकि एसिडिक था तो हमने उसके लिए बेसिक सोल्यूशन यूज किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का सोल्यूशन है। और वास्प जो है, वास्प क्या होती है, बिड, उसका डंग बेसिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सिरका यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं। इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। टुमारो हमने सॉर्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो अभी जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जी बेटे, जी पूछें क्वेश्चन। जी 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 बेटा, क्वेश्चन है आपका?